नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आज स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। और स्पॉटलाइट में है आज जीबी रोड और सोनागाक्षी। यूपी में डीएनए की सियासत अब निजी चरित्र हनन तक पहुंच गई है और इस हद तक गिर गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे काफी समय से सपा के डीएनए पर सवाल उठाते रहे और इस पर अब सपा की मीडिया सेल ने सीधे ब्रजेश पाठक के ही डीएनए पर सवाल उठाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सपा मीडिया सेल की ओर से लिखा गया कि सुनो मिस्टर मिनिस्टर, तुम्हारे डीएनए पहले कांग्रेसी थे, फिर बसपाई हुए और फिर तुमने सपा में आने की भी कोशिश की लेकिन लिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारा डीएनए खराब था। इसी के जवाब में ब्रजेश पाठक के समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा की मीडिया सेल पर पलटवार कर दिया। एक पोस्ट में भाजपा समर्थक ने लिख दिया कि डीएनए की बात करने वाले वही सपा वाले हैं जिनकी पार्टी खुद परिवारवादी जेनेटिक मिक्सचर है, जहां टिकट, कुर्सी और सत्ता सब मुलायम टेस्ट से मिलती है। ब्रजेश पाठक का डीएनए तो जनता के लिए काम करता है, पर सपा का डीएनए तो दंगे, दरबार और दबंगों का। बहस बढ़ी तो सपा की मीडिया सेल ने शुक्रवार रात 8:44 पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा, ब्रजेश पाठक खुद का डीएनए सोनागाक्षी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है। अब इस पर ब्रजेश पाठक भड़क गए। जाहिर सी बात है, उन्होंने अखिलेश यादव से अब सवाल पूछ लिया कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी की ये भाषा है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का क्या ये चयन है? क्या डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र और अश्लील बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपा के शीर्ष नेतृत्व को अपने सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करनी चाहिए। जवाब में अखिलेश ने कहा कि हम अपने लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप भी अपनी भाषा पर संयम रखें। अखिलेश ने योगी का नाम लिए बगैर लिखा, वो ही प्रवचन होता है असरदार, खुद से होती है जिसकी शुरुआत। ये बहस जारी है, लेकिन किसी राज्य के डिप्टी सीएम का डीएनए सोनगाक्षी और जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया से जोड़ दिया जाना कितना उचित है? क्या राजनीतिक टीका टिप्पणी की कोई सीमा है? मर्यादित भाषा आखिर कहाँ है? आज चर्चा इसी पे करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सुपवा हंसे हंसे चलनिया हंसे जिसमें 72 छेद। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही हालत हो गई है। आप देखें, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान हो, चाहे बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान हो, किस तरीके से इनकी बदजुबानी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आम जनता पूरी तरीके से जानती है, समझती है। और जहां तक बात है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय पाठक जी से उनका विभाग संभला नहीं जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके ऊपर जो है प्रहार करते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है किस तरीके से लोग उनको छापामार मंत्री के रूप में जानते हैं कि छापा मारते रहते हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुधार नहीं होता है। पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें, मेडिकल की व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए आदरणीय डिप्टी सीएम साहब जो है लाइमलाइट बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं और वो अपने बयान से लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जान रही है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो कोई टिप्पणी करता है, सबसे पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। समाजवादी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि असभ्य लोगों का गिरोह बन चुका है। इस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की हत्या बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हो रही है और जिस तरह से देश विरोधी तक उनके बयानबाजी जारी है, ये अपने आप में शर्मनाक है। जनता इसकी सजा दे रही है, उनको बार बार सजा दे रही है और उनकी समझ नहीं आ रहा है। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। इसीलिए हार रही है कि जनता के मनोभावों से अलग हटकर वो अमर्यादित और असभ्य और अलोकतांत्रिक बयानबाजी। ये तो हाल है। खैर, आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से और नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, मैं इस बहस को इस तरफ ले जाना नहीं चाहूँगा, ना ही मेरी दिलचस्पी है कि भाषा की मर्यादा लांघ दी गई, क्योंकि अब तो ये डेली का शगल हो गया है और ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने घटिया बयान दे सकता है। लेकिन रविंद्र जी, सबसे पहले पूछूंगा ज़रूर कि ठीक है, आईटी सेल से कुछ बयान ज़रूर आया है, उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि समझाया जाएगा, पर ऐसा लगता है कि आपके दफ्तर के एक राजनीतिक कार्यालय के जो चुटकुले हैं, अब आपका सोशल मीडिया सेल वो पोस्ट करने लगा है। अभिषेक जी, एक कारण बताता हूँ। जो समस्याएं हैं, बदनाम करना और चरित्र हनन करना, ये भारतीय जनसंघ का मूल चरित्र है। इसको पहले उन्होंने अपने लोगों पे ही अपनाया है, चाहे प्रोफेसर बलराज माधव जी रहे हो, गोविंदाचार्य जी रहे हो
उमा भारती जी रही हो, कल्याण सिंह जी रही हो, सब पे आजमाया इन लोगों ने। अब ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस बात को बताने के लिए कि वो जो हमारा जो सोशल मीडिया आधिकारिक हैंडल है वो समाजवादी पार्टी के नाम से, हम्म। जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया हमारा आधिकारिक हैंडल है ही नहीं, फिर भी इसको चलाने वाले कुछ लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं। हम्म। उनको बुला के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और सामूहिक रूप से कहा है। तो रही चरित्र हनन की बात, चरित्र हनन की जरा इनको देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले हमारे मार्गदर्शक के नाम के आगे क्या शब्द लिख के बोलना शुरू किया, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना शुरू किया। उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए दिए देसी विदेशी एजेंसियों की गलत नाम से ब्रांडिंग करने के लिए। हमें ही नहीं, खाली कांग्रेस के नेताओं को भी। अभी तो स्पष्ट आ चुका है, एक समाचार पत्र ने स्टिंग ऑपरेशन किया है कि लोगों ने करोड़ों रुपए देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम के आगे एक शब्द करवाया, और कांग्रेस के जो वर्तमान नेता विपक्ष है उनके आगे, और श्रीमती सोनिया गांधी को भी बदनाम कराया। तो इनका चरित्र है। अब इसी में क्योंकि नए नए आए थे तमाम पार्टियों को कूदते हुए, या उस परिवार से आए थे जिस परिवार ने उनको राजनीति में पदार्पण किया या छात्र राजनीति पदार्पण करवाया था, उसके खिलाफ ये आ गए थे भारतीय जनता पार्टी। तो इनको ऐसा करना था। तो क्या है, बयान कैसा देते हैं, सपा के डीएनए में गुंडई, फिर सपा के डीएनए में दंगा फसाद, फिर कहते हैं कि समूह में बोलते हैं सपा के डीएनए में है लूट और अराजकता, फिर बोलते हैं कांग्रेस सपा का डीएनए है। फिर ये जो डीएनए स्पेशलिस्ट महोदय, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे रविंद्र जी? देखिए, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है और वो जो बयान दिया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल ये भी है कि क्या आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो सही है? और दंगों को लेकर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या आपके कार्यकाल में इस तरह के हालात नहीं बने जहां मोहल्लों में तोड़फोड़ हो गई, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा? अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अपने चरित्र से इतना डरते हैं कि उसको ये सब सुन भी नहीं सकते। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने गलत क्या कहा इन लोगों के बारे में? क्या ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं कराते हैं? क्या ये आतंकवादियों के लिए नहीं रोते हैं? तो आतंकवादियों के पक्ष में कौन खड़ा होगा? आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेगा? जिसके डीएनए में आतंकवादियों के लिए धड़कता होगा हृदय में, वही ना उनका पक्ष लेगा। उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने शिक्षा का माफियाओं का गढ़ बना दिया था। जिस जिले में देखिए उस जिले में जो है नकल कराते थे ये, और नकल ऐसा कराते थे कि उत्तर प्रदेश को छोड़िए, केरल, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि कुछ नेपाल से भी लोग, श्रीलंका से भी लोग पास होने के लिए इनकी सरकार में आते थे। और यदि हम इनको नकल माफियाओं का जो है संरक्षक बोलते हैं, तो इनको कौन बचाता है नकल माफिया को? जिसके डीएनए में होगा वही ना। बलात्कारियों को बचाने वाले ये लोग, इनके खुद नेता बार बार कह चुके हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भूमाफिया, इनके लोग क्या क्या नहीं करते थे। जो जमीन खाली है वो प्लाट हमारी है, ये नारा किसने दिया था? इनके मुखिया ने दिया था। ठीक, जवाब ले लेते हैं। अगर हम इनको कहते हैं कि इनके डीएनए में गुंडई है, इनके डीएनए में भूमाफिया लोग हैं, इनके डीएनए में बलात्कारी हैं, इनके डीएनए में आतंकवादी बसते हैं, तो गलत क्या कहते हैं? अपने चरित्र को सुनने में रविंद्र जी देखिए, सच है, बातें चुपती जरूर है। चेहरा इतना खराब क्यों लगता है? ठीक है, अरे अपना चेहरा सही कर लो। ठीक है रविंद्र जी, बातें चुपती जरूर है, लेकिन ऐसी हालात भी तो रहे हैं ना, किस तरह से गुंडा माफियाओं का आतंक था, ये सभी देख रहे हैं। शिक्षा को लेकर किस तरह की अव्यवस्था थी, ये भी सभी जानते हैं। तो उस पर सवाल जरूर उठाया गया, तो उस पर भी जवाब देना चाहिए। मानव शब्द चुपते हैं, लेकिन क्या वो सच से परे हैं? मैं देना चाहता हूं इसका जवाब। जो इन्होंने कहा है ये उसी का प्रोजेक्शन है जो ये चरित्र हनन करते हैं, और सब में झूठ है। अभी बता देता हूं मैंने। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश शिक्षा माफिया का गढ़ था, श्रीलंका से परीक्षा देने आते थे। अभिषेक जी, इनके बारे में तो हम सोच नहीं सकते। आप तो पत्रकार हैं। श्रीलंका क्या
नेपाल से भी आके कोई यहाँ परीक्षा नहीं दे सकता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है वो। तो ऐसा अरे झूठ वो बोलेंगे, पकड़े गए हैं। ऐसा ऐसा झूठ बोलेंगे। अरे अब आज पेपरों में छपा है, पेपरों में छपा है सर, अरे झूठ अरे नहीं बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अगर आपको आपको सिखा के भेजा गया कि डिबेट डिरेल करिए तो नहीं नहीं, बोलते रहिए, एक अब चुप मिनट हो जाए। चंद्रमोहन जी, देखिए ऐसा है, सच्चाई तो ये है, अभी मैं कल की घटना नहीं, बता रहा हूँ। नहीं, देहरादून से 5 लोग ऐसे पकड़ाए हैं जो बांग्लादेश से यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे 2016 से लेके अब जाके पकड़ाए हैं उत्तराखंड में। वो भी इसलिए क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सघन जांच हो रही है। तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि मौजूदा आपके कार्यकाल में भी किस तरह के हालात हैं। अभी भी बहुत से घुसपैठिए हैं जो घूम रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास लाइसेंस भी है। ठीक है रविंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं इस पर। आतंकवादी पे कह रहे थे, आतंकवादियों अपने एक नेता को बचाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने तालिबान आतंकवादियों के आगे जाके घुटने टेके थे। बलात्कारी की बात कर रहे थे, चिन्मयानंद से लेके और सोलंकी तक कम से कम 51 बलात्कारी तो इनके पार्टी के हैं। अभी 3 बलात्कारी पकड़े गए, इनका एक नेता पकड़ा गया जिनको इन्होंने निकाला है अश्लीलता करते हुए। तो इनका तो इतिहास है भारतीय जनसंघ से लेके आज तक स्त्री विरोधियों का। एक सेकंड और, भूमाफिया कहा था इन्होंने भूमाफिया कहा तो भारत की सर्वाधिक जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक मित्र को दे दी है, उत्तर प्रदेश में सेना की जमीन, और जो लूट काशी जी में अयोध्या जी में जमीन की हुई है। सरकार बदलेगी तब पता लगेगा भूमाफिया कौन है। तो ये झूठ है, इनका चरित्र दूसरे को बदनाम करने का है, क्योंकि ये खुद ही इनका जो डीएनए की बात करते हैं ना, अब लगता है कि इनको एक डीएनए का अस्पताल खुलवा के अपने चरित्र का डीएनए परीक्षण कराना पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है नीरज जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आते हैं। नीरज जी, ये जो स्टेटमेंट आया बड़ा इंटरेस्टिंग तो है ही और शॉकिंग भी है, क्योंकि एक तरफ तो आईटी सेल के द्वारा पोस्ट किया जाता है कि ब्रजेश पाठक जी पहले बसपा में थे, फिर पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में गए और फिर वहां से सपा में जगह मिली नहीं, तो उसके बाद अब फ्रस्ट्रेटेड हैं बीजेपी में। इस तरह के बयान दिए गए और फिर उनके डीएनए में खोट बता दिया गया, और बाद में आगे लिख देते हैं कि उनका डीएनए सोनगाक्षी और जीबी रोड का है। तो क्या जो कांग्रेस और बसपा है, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट ये मतलब निकल रहा है, क्या सपा और बसपा को ही ये लोग अपने आईटी सेल के मैसेज के द्वारा कंपेयर कर रहे हैं जीबी और सोनगाक्षी से? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि एक समय था जब लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जी, मुलायम सिंह यादव जी राजनीति किया करते थे। उस समय दल चुनाव लड़ते थे, दिल नहीं लड़ते थे। आज की तारीख में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद को भूल के इस तरह की टिप्पणी कर रही है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। किसी को व्यक्तिगत रूप से इस तरह की टिप्पणी, वो भी उनकी आईटी सेल द्वारा किया जाना, जिसपे आप ये भी नहीं कह सकते कि अब से कि ये अभिषेक जी का व्यक्तिगत बयान है या फला नेता का व्यक्तिगत बयान है। इसमें समाजवादी फंस गई है पार्टी, मुझे लगता है। इस तरह की राजनीति स्वस्थ राजनीति के लिए और स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत गंदी है। अगर स्वच्छ राजनीति और स्वस्थ राजनीति करनी है तो इस तरह से समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उनको अपने नेताओं पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह की बातें आगे न बढ़े। पर नीरज जी, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, और ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि आरोप तो दोनों ही लगाते हैं कि ये भी इस तरह के फुहाड़ बयान देते हैं और हमारी तरफ से भी आए हैं। वो तो खैर अखिलेश जी कह रहे हैं कि समझाएंगे, लेकिन सवाल ये है, एक्चुअली एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर साहब से पूछा गया था कि आजकल ये फिल्मों में और ओटीटी में जो सीरीज और ये सब आ रही है, इनमें गालियां बहुत बढ़ गई हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि कॉमन परसेप्टिव ये कि इस तरह की मूवीज जो रहती है चलती बहुत है, लोगों में पॉपुलर हो जाती है। जावेद अख्तर साहब ने जवाब दिया था कि जवाब आपके शब्दों में गहराई होगी, जब आप जो लिख रहे हो उसमें सच्चाई होगी, लोगों से रिलेट करती होगी और उसमें आपकी कला का इस्तेमाल होगा, तो आपको अपनी शब्दों में गालियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। गालियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये शब्द सस्ते हैं, लोगों तक तेजी से पहुंचते हैं, लेकिन ये लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, कुछ सेकंड तक टिक पाते। लेकिन जो बेहतरीन फिल्में होती हैं वो सालों साल देखी जाती हैं, गालियां टिक नहीं पाती। तो आज लगता है राजनीति में भी वही स्थिति है कि तुरंत लोकप्रियता पाने के लिए, तुरंत कैमरे के सामने दिखने के लिए जोश में आके, चाहे नेता हो आईटी सेल हो, बयान दे देते हैं और बाद में लीपापोती शुरू हो जाती है। अभिषेक जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये सस्ती लोकप्रियता का एक नया तरीका है। मुझे लगता है राजनीतिक दल इस पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह की वेब सीरीज की आप चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो
इतने बड़े बड़े दावे कर रही है और इतनी बातें कर रही है कि ये आतंकवादी और ये संगठन और ये शिक्षा माफिया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा बयान नहीं दिया था जितने बड़े बड़े आपके जो मंत्री दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम ने दिया, आपके विजय शाह ने जो बयान दिया। आप यही नहीं देख पाए कि सेना के कर्नल सोफिया जी के परिवार की 3 पीढ़ियां कहां से आई हैं और क्या क्या उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, और आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपके मंत्री टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि एक उंगली अगर आप शेख जी मैं आपकी तरफ उठाऊंगा तो 3 मेरी तरफ भी जाएंगी। जो ज्ञान और तमाम स्वच्छता का पाठ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पढ़ाना चाह रही है, मुझे लगता है कि उनको अपने मंत्रियों को भी पढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह की अगर बात है, टिप्पणी करता है उनका कोई मंत्री, विधायक या आम आदमी, आम कार्यकर्ता, तो पहले पार्टी स्तर पर ही अगर उसको तत्काल रोक दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे लगता है कि स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति इस देश में संभव है। नहीं तो राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने तो उत्तर प्रदेश के सदन में बयान दिया था कि जमीन बेचकर आप पैसा लाए हैं क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि पहले अपने गिरबान में भारतीय जनता पार्टी को जांचना चाहिए, फिर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। जी अभिषेक जी। ठीक है, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लजता नहीं करते। अगर बयान अगर गलती से निकल भी गया तो तुरंत खेद प्रकट करते हैं और उसके लिए क्षमा याचना भी करते हैं। पार्टी के लोग के द्वारा भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनसे कहा जाता है। केवल आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया, ठीक है नीरज जी, पूरे देश की जनता और आपने जो कहा है उस पर जवाब ले लीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप बोलिए। जी, तो ये मामला स्वयं मंत्री ने प्रकट किया, क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा आशय इससे नहीं था। उसके बावजूद भी अगर किसी को मेरी बातों से भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हम समझाएंगे। नहीं, ना अभिषेक जी, यही तो चर्चा का विषय है कि लोग गलती कर भी खेद प्रकट नहीं करते हैं, क्षमा याचना नहीं मांगते हैं। इन लोग जो है उस पे एक शुद्ध भाषा में बोलते हैं, पूर्वांचल में थेथरई, इन लोग थेथरई करते हैं। चंद्रमोहन जी अभी विजय शाह ने बयान दिया था, विजय शाह ने बयान दिया तो माफी भी विजय शाह ने मांगी ना। अब आईटी सेल से मैसेज आया है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर सपा का कोई नेता कुछ गलत बोलता है तो आप सीधे अखिलेश यादव के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे तो हमें भी प्रधानमंत्री जी से माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए, लॉजिक नहीं बनता ना सर। अभिषेक जी बहुत अच्छी बात आपने कही। सुनिए, छोटा मोटा नेता कहता हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व कहता हो, इनके बड़े कैबिनेट दूसरे नंबर दर्जे के लोग अगर कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं तो मायने रखता है। ये बताइए, खाली प्लॉट जो है वो हमारा है, ये किसने कहा था? ये लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती, किसने कहा था? ठीक, ये बताइए। मैं उस बयानों के मामले में तो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी और जितने भी हैं, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। लेकिन सही बात है, किसी नेता को लेकर टिप्पणी करना, तुलना करना उनके डीएनए की, सोनगाक्षी और जीबी रोड से, वो बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, बात चुभे की। लेकिन सवाल ये भी है, मैं एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मुद्दे पे कभी बात होती नहीं, आज मैं करना चाहता हूं। नहीं, आज अगर बात बुरी इसलिए लगी क्योंकि यू आर कंपेयरिंग अ पॉलिटिशियंस डीएनए टू अ प्रोस्टिट्यूट एंड प्रोस्टिट्यूशन, राइट? लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतने लंबे सालों से आपकी सरकार है, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर क्या किया है? प्रोस्टिट्यूशन को लेकर ये जो लोग हैं, ये पीआईबी के आंकड़े हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, अब क्योंकि इस पे कभी बात होती नहीं, आज हो रही है तो होने दीजिए। 2,71,868 प्रोस्टिट्यूट सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अगर बात की जाए तो ये संख्या 28 लाख को पार कर जाती है। आखिरी बार ये सर्वे 2004 में हुआ था, जिसका डेटा मैं दे रहा हूं। आज 21 साल बाद क्या स्थिति है हमें नहीं पता। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात पता है क्या है सर? 68% लोग खुद से इस प्रोफेशन में आते हैं मजबूरियों में, या तो उनके पास शिक्षा नहीं होती या उनके पास पैसा नहीं होता। क्या कर रहे हैं इनको लेकर? क्या सर्वे हो रहा है? ये लोग एक तो प्रोस्टिट्यूशन में हैं, ऊपर से इनको गिरफ्तार करके इनसे वसूली की जाती है, एड्स फैल रहा है, नशे का व्यापार बढ़ रहा है, बच्चों को किडनैप करके बेच दिया जाता है। बात बुरी लग रही है कि आपके नेता को प्रोस्टिट्यूट और प्रोस्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया गया। क्यों बुरी लग रही है? क्योंकि उनके हालात देखिए ना आप, ये गिनती में ही नहीं है सर इस देश के। अभिषेक जी,
हमारे यहाँ बहुत से अभी कानून ऐसे थे 2014 से पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और उसी लिख के चला जा रहा था। लेकिन अभिषेक जी 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनी तो हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन समस्याओं को ध्यान रखते हुए सर, ये 2000 से जो अधिक डिटेल मैंने दी आपको संशोधन 68% किया। और 17 की, ये 2019 के सर्वे पे है। सुनिए तो और उसके एक और पहले चीज, का क्या मैं ये नहीं रहा कह रहा होगा? कि इसके लिए सिर्फ आपकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस की सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो खैर बात ही नहीं होती इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते कानूनन तौर पे। तो और सुनिए सर, अब इस विषय पर अभी मत इसी विषय पर रहिए जी, हम भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा था। अभी जो ये चर्चा हो रही थी उन्होंने भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर कहा था। पार्टी जैसे हमारी विचारधारा है, हमारा डीएनए है राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, अनुच्छेद 370 खत्म करेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा, तो ये हमारा डीएनए है, हमारे डीएनए को ये कहे। लेकिन इनका डीएनए क्या है? इनका डीएनए जातवाद, जातवाद पे इनकी पार्टी चलती है, तुष्टीकरण पे ये पार्टी चलती है, यहाँ तक तुष्टीकरण ये इतना करते हैं ठीक है, कि आतंकवाद वही बात आप फिर से कह रहे हैं। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, आज राजनीतिक बयान आया है, गलत बयान है, पर क्यों वेश्यावृत्ति पर बात नहीं होती है? अगर महिलाओं की सुरक्षा आपके लिए प्राथमिकता है तो वो महिलाएं क्यों नहीं, जो 68% ऐसी हैं जो या तो गरीबी के चलते अशिक्षा के कारण कर रही हैं, 17% वो हैं जिनके घर वालों ने उन्हें बेच दिया, उनको कोई देखने वाला नहीं। और बता दूं मैं चंद्रमोहन जी, गोवा में आप ही की सरकार है, वहां पर किया गया है प्रोस्टिट्यूशन की सेफ्टी के लिए प्रावधान किया गया है आप ही की सरकार द्वारा। थोड़ा प्रोग्रेस है वहां पर, एटलीस्ट वो मानते तो हैं कि ये इंसान है। लेकिन बाकी राज्यों में नहीं, मैं आपकी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी तमाम राज्य हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप नीरज जी? 30 सेकंड। निश्चित अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, इस तरह की बातें कर और इस तरह का राजनीति का जो स्तर गिराने का प्रयास सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं वो निंदनीय है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जैसा मैंने पहले कहा, स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति के लिए इन सब चीजों पे तत्काल विराम लगाना होगा, तभी संभव है। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। आप तय कीजिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि भाषा की मर्यादा पर प्रवचन देने का मुझे कोई शौक नहीं। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।